हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तक हो चुका है। आप उसकी रिविजन्स कर लेना। उसका क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। 15 मार्क्स में भी आ जाता है और 7 और 8 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी आता है, और जो शॉर्ट नोट होता है फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कंपलसरी होता है उसमें भी आ जाता है। तो आपको मैंने हर डायमेंशन से क्वेश्चन फॉर्मेशन के तरीके से आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो आता है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, फाइनल अकाउंट्स आप पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसे आप शायद आप अपनी 12th क्लास में कर चुके हैं। तो फाइनल अकाउंट्स देखो बेटा क्या होता है कि जब आपकी कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं जो आपके एक्चुअल एट द एंड ऑफ द ईयर की पोजीशन शो करते हैं उन्हें हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है, इनके नाम से ही इसीलिए इनका नाम फाइनल अकाउंट बना है। क्यों? क्योंकि जो आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, दोज अकाउंट्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द ईयर। ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? फाइनल अकाउंट्स। इसका मतलब ये चीज़ फाइनल है, इसमें और कोई चेंज नहीं है, इसीलिए इनका नाम पड़ा फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स जो हैं, अब ऐसे काफ़ी सारे अकाउंट्स हमारे जो हमारी कंपनी की पोजीशंस हमें बताते हैं। तो अलग अलग तरह की पोजीशन बताने के लिए हमारे अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। तो इसीलिए फाइनल अकाउंट्स में हमारे काफ़ी सारे अकाउंट्स को जो है ऐड करा गया है। उन सभी अकाउंट्स को जो क्या नाम है उनके नाम देखते हैं हम। फाइनल अकाउंट्स अच्छा करने से पहले आपको एक चैप्टर का ये बता देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से किस तरह से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको देखो बेटा एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से थियोरी क्वेश्चन एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो ज़रूर आता है इस चैप्टर में से, चाहे तो 15 का आ जाएगा या फिर वही 7 और 8 की डिस्ट्रीब्यूशन, और फर्स्ट चैप्टर में कंपलसरी जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है वो आता है। तो आप ये चैप्टर बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। इसमें आपको सिर्फ बैलेंस शीट, रिज़र्व बनाना, सरप्लस अकाउंट बनाना, P&L स्टेटमेंट बनानी, ये सब आपको सिखा रहा है वो, जो कि आपको पहले से ही आती हैं। तो यहाँ पर आपका वो जो है आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने की इच्छा से उसने ये चैप्टर आपके यहाँ पे डाला है, ताकि आपके जो अकाउंट्स में एक एक हेडिंग आप डालते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, असेट्स लाइबिलिटीज़ की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गई, रिजर्व्स की डिफरेंट टाइप्स हो गई। इस चैप्टर में वो आपको हर तरह के जो हेडिंग होती है आपकी फाइनल अकाउंट्स में, उन सबको एक एक एक्सप्लेन करके समझाता है, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अकाउंट्स को लेकर स्ट्रॉन्ग हो सके। तो और एग्ज़ामिनर का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप एग्ज़ाम जो लेता है आपका जब, तो उसका यही पर्सपेक्टिव होता है कि स्टूडेंट को इस लेवल तक खड़ा करना कि उसको जो चीज़ वो बना रहा है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसीलिए ये चैप्टर एग्ज़ाम में डालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ना मत, बहुत ही सिंपल ईजी छोटा सा चैप्टर है। इसको शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या इंक्लूड करती हैं, वो ये चीज़ें हैं। बैलेंस शीट हो गई कंपनी की एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी इक्विटी में इन द मिड ऑफ द ईयर आप चेंज कर सकते हो, तो आप उसका अलग से अकाउंट भी बना सकते हो। फिर है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या होते हैं? कोई चीज़ आपके अकाउंट्स में डालनी छूट गई है और वो स्पेशल एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करती है, तो आप उसको अकाउंट्स के नीचे डाल सकते हो, जैसे ट्रायल बैलेंस में आप डालते हो। फिर है ये हमारे हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब उसके बाद कहते हैं कि जो ओपीसीज होती हैं 1 पर्सन कंपनीज़ और जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं, डोरमेंट कंपनीज़ होती हैं, वो एग्जेम्प्टेड होती हैं ये इनको बनाने के लिए। आप इन कंपनीज़ की डेफिनेशन, इनका कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। आपकी जो कंपनी लॉ की आपका सब्जेक्ट है, आप वहाँ से देखना इन कंपनीज़ के बारे में। यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो हमारा टाइम वेस्ट होगा एक तरह से। ये आपका कंपनी लॉ का चैप्टर में से ही सब ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ना इनको। तो किन किन कंपनी के लिए एग्जाम्पशन है? ओपीसी, स्मॉल कंपनीज़ एंड डोरमेंट कंपनीज़, उनके लिए छूट है, उनको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद कहते हैं कि सेक्शन 129 सब सेक्शन 1
कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, उनको क्या क्या होना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तो ट्रू, सच्ची आपको रिपोर्ट दे, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी। उसके बाद आपके जो ये स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, इनको कंप्लाई करना पड़ेगा किन के साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, जो कि अंडर सेक्शन 133 के अंदर नोटिफाइड हैं। आपको उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स को बनाना होगा, जो कहाँ मेंशन है रूल्स आपके सेक्शन 133 के अंदर। फिर है शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म गिवन इन द शेड्यूल 3, जो आपका कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है, उसमें जो फॉर्म, उसका फॉर्मेट जो दे रखा है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने परफॉर्मेंस बनाने होते हैं। फिर आगे वो कहता है कि द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो बैलेंस शीट है उसका है पार्ट 1 है शेड्यूल 3 का, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसका पार्ट 2 है शेड्यूल 3 का। आपको ये ना एग्ज़ाम में अगर एक्स्ट्रा अपने एग्ज़ाम में ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हो एग्जामिनर का, तो ऐसे स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है, इससे पता चलता है कि आपको कितनी ज़्यादा डीप नॉलेज है। आप इसको अलग से भी लिखकर इसको एक बॉक्स में डाल सकते हो, रिमार्क्स में लिख के, रिमार्क्स लिखा, हेडिंग उसको डाला ऐसे और इसको बॉक्स में बंद कर दिया। दैट विल मेक योर आंसर शीट अट्रैक्टिव। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है कि शेड्यूल 3 का पार्ट 1 किसके लिए होता है, बैलेंस शीट के लिए होता है। शेड्यूल 3 का पार्ट 2 किसके लिए होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है। आगे कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं शैल प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को अपनी एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं, किसमें और क्या क्या इवेंट होता है वो, जहाँ पे वो दिखाते हैं AGM, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AGM भी कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को दिखाते हैं। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसको ऑडिट जो ऑडिटर होता है उसको चेक करेगा, उसके साथ अपनी लेटर लगाएगा कि हाँ जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं और सारा डेटा बिल्कुल ठीक है। और डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर जो अपनी रिपोर्ट उनको एनालाइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके जो डायरेक्टर्स ने रिपोर्ट अपनी बनाई है वो उसके साथ अटैचमेंट करके ये सब उसके साथ वो किसको दिखाते हैं, उसको शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, AGM में दिखाते हैं। फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब होता है कि आपका जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 ऑफ कंपनीज एक्ट है वो कहता है कि कंपनी को अपना फाइनेंशियल ईयर क्या रखना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखना होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी ये नहीं रखना चाहती है, वो ऐसी कंपनीज होंगी या तो वो होल्डिंग होगी या वो सब्सिडरी कंपनी होगी किसी फॉरेन कंपनी की। तो क्योंकि फॉरेन में रूल्स अलग हैं, ठीक है, इसीलिए अगर किसी कंपनी को कोई होल्डिंग है या कोई सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, उसको उनके अकॉर्डिंग रूल्स के साथ मैच करना पड़ता है। इसीलिए अगर उनको अपना फाइनेंशियल ईयर अलग रखना है तो उनको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा किसके पास, कंपनी ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई करना पड़ेगा। दे मे अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल फॉर द डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी ट्राइब्यूनल अलग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इसको भी आप कंपनी लॉ में अच्छे से पढ़ सकते हैं ये क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट आता है, इसमें आता है CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब देखो CSR ना बेटा इस चैप्टर में बहुत ही छोटा सा जैसे आपको बता रखा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है और आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है ये इसका CSR का मतलब देखो क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो कॉर्पोरेट की सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वैसे तो कंपनी जो है एस्टैब्लिश हुई, आप कहोगे कंपनी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग होता है और वो अपने बिजनेस से कैसे भी प्रॉफिट ऑब्टेन करें ये उसकी इच्छा है। लेकिन एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि वो सोसाइटी में काम करती है, जो लोग उसमें काम करते हैं दे आर सोशल, तो उसकी उस सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, उनको कहा गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि जिस सोसाइटी के अंदर वो कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, जिसके रिसोर्सेज को वो यूज़ करती है, पानी यूज़ करती है, वहाँ की हवा यूज़ करती है और फिर बदले में देती क्या है, पोल्यूशन देती है फैक्ट्रीज़।
तो अगर वो पोल्यूशन दे रही है तो उसको वो कॉम्बैट करने के क्या मेथड्स भी वो अपनी सोसाइटी में देती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर वो उस एरिया के रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है ताकि वे आगे कंज्यूम करती है और उनको रिज़र्व रखना, उनको सस्टेन करना ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स को कमी ना देखनी पड़े। इसीलिए वो जितना भी एक्सप्लॉयटेशन करती है रिसोर्सेज का, आगे वो किस तरह से उनको रिज़र्व भी करती है, उनको सही भी रखती है। ये सब आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर एक बहुत ही एक वर्ड आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि आप जो है किसी एरिया की डेवलपमेंट तो कर रहे हो, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आपने अब तो यूज़ कर लिया, क्या ये चीज़, ये जो विकास हो रहा है आपका एरिया में, क्या ये आगे आने वाली पीढ़ियों को भी दिखेगा ये विकास। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आपने जो डेवलपमेंट करी क्या वो सस्टेन रह पाएगी आगे आने वाले पीरियड में। तो सोशल CSR का जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। इसीलिए CSR को यहाँ पर अप्लाई करा गया है। CSR का देखो क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ होती है वहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि कंपनीज़ को CSR एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, लेकिन इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ वर्किंग है, हमारे कंपनीज़ एक्ट में इसको कंपलसरी करा गया है। इसीलिए इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ काम करती हैं उनको कुछ ना कुछ CSR एक्टिविटीज़ दिखानी ही पड़ेंगी। अगर वे CSR में कुछ भी नहीं दिखाएंगी तो उनको लीगल नोटिस जारी किए जाते हैं। तो इसके लिए हमारा एक्ट क्या कहता है, एज़ पर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 CSR के प्रोविजन शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी। हर कंपनी के ऊपर अप्लाई होंगे। अब उन कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट क्या होगी, किन के ऊपर ये अप्लाई होंगे। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि उन कंपनीज़ की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, टर्नओवर 1,01,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए कब का, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का। ये 3 रिक्वायरमेंट्स में से कोई अगर एक भी पूरी होती है तो उस कंपनी को अपनी CSR एक्टिविटी में पैसा डालना पड़ेगा। और अब बात आती है कि अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो कितना पैसा उसको CSR एक्टिविटी में लगाना होगा। तो वो है आपका एटलीस्ट 2% ऑफ द 2% अमाउंट किसका, ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। आपका मान लो फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग करंट में 5 करोड़ प्रॉफिट या उससे ज़्यादा हो गया, मान लो 10 करोड़ पर आपका प्रॉफिट हो गया, तो आपको CSR एक्टिविटी पे डालना पड़ेगा 2% अमाउंट किसका, आपका जो प्रीसीडिंग 3 साल है, पिछले 3 साल हैं उनके प्रॉफिट्स को एवरेज करोगे आप। ठीक है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को और अब के प्रॉफिट को, पिछले 2 के और अब के 3 हो गए ना, तो अब इन तीनों का एवरेज जो अमाउंट बनेगा उस अमाउंट का 2% आप CSR एक्टिविटीज़ में लगाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि CSR के लिए फिर CSR कमेटी बनानी ज़रूरी है, जिसमें कि 3 और मोर डायरेक्टर्स, या तो 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे, आउट ऑफ विच जिसमें उन 3 में से वन डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर देखो 2 तरह के होते हैं, आप ये भी कंपनी लॉ में पढ़ोगे, आप कंपनी लॉ आपका जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ोगे आप डायरेक्टर्स के चैप्टर में, कि डायरेक्टर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। एक तो होल टाइम डायरेक्टर होता है और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता कंपनी में, डायरेक्टर्स का होता है। इसको आप डीप में वहाँ से पढ़ना डायरेक्टर के चैप्टर में। तो कमेटी होगी CSR की जिसमें कि 3 डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें से कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अभी कमेटी का पर्पस क्या होगा, कमेटी शेल क्या करेगी, कमेटी फॉर्मुलेट करेगी, रिकमेंड करेगी CSR की पॉलिसीज़ को, फिर रिकमेंड करेगी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन CSR एक्टिविटीज़, मॉनिटर करेगी CSR पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद CSR एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन थ्रू अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। इसका मतलब कि या तो वो CSR एक्टिविटी खुद ही कर ले या फिर ऐसे सर्च करे कि जो एक्टिविटी वो करना चाहते हैं क्या ऑलरेडी इस एक्टिविटी को कोई और इंस्टीट्यूशन देता है। फॉर एग्जांपल उनको एजुकेशन में खर्च करना है, एजुकेशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपने एरिया के लोगों की। अब उनकी इच्छा है कि या तो वो खुद ही स्कूल बना के उनको पढ़ाने लग जाएं अपने एरिया के जो गरीब बच्चे हैं उनको, या फिर कुछ ऐसे NGOs हैं जो कि लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, गरीब एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। या तो कंपनी खुद उन बच्चों को पढ़ा दे या फिर उस NGO को पैसे दे दे जो वो ये ऑलरेडी ये काम
करता है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस वे को अपनाती है। CSR की एक्टिविटीज़ क्या हैं वो ये उसने बता रखी है। अब CSR एक्टिविटीज़ किस शेड्यूल में है, हमारे शेड्यूल 7। ये एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कंपनी को पैसा खर्चना ही खर्चना है CSR के नाम में। आई होप आपको CSR का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल 3 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। शेड्यूल 3 आपका किस चीज़ के लिए होता है, एक तो बैलेंस शीट और P&L के लिए। आपको याद हो अभी हमने क्या किया, पार्ट 1 है तो वो किसके लिए डील करता है, बैलेंस शीट के लिए, और जो पार्ट 2 है वो किसको डील करता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये दोनों किसके पार्ट हैं, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 बैलेंस शीट और P&L के बारे में ये आपको बताएगा। अब आपका क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाओ बाय एज्यूमिंग योर ओन फिगर्स। आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें डलती हैं, क्या क्या हेडिंग्स होती हैं, आप उनको अपना इमेजिनरी फिगर्स ले लो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको किस तरह से ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, पहले तो आपको बैलेंस शीट के बारे में बताना चाहिए, बैलेंस शीट होती क्या है, बैलेंस शीट का जो प्रोविज़न है वो कहाँ कहाँ पर मेंशन है, बैलेंस शीट होती क्या है पहले ये बताओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एट द एंड ऑफ द डे कंपनी का पूरा ब्यौरा देने वाला है, जो विवरण होता है उसको बैलेंस शीट कहते हैं। फिर बैलेंस शीट कहाँ मेंशन होती है, शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट दिस। इतनी छोटी सी इंट्रोडक्शन देकर फिर आपको बैलेंस शीट बनानी शुरू करनी है। बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपको याद कराने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि अब तक हम यही करते आ रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं है कि रफली जस्ट बनाई बैलेंस शीट और शुरू कर दी, नहीं, उसका ऊपर से ऐसे बिल्कुल फॉर्मेट, बिल्कुल ऐसे बैलेंस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, जो भी आप डेट डालोगे। फिर यहाँ पर इन रुपीज़ अमाउंट का आप ये देख लेना कि या ताकि यहाँ पर भीड़ ना हो, यहाँ पर लिख दो इन करोड्स और इन लैक्स, ठीक है। उसके बाद आपके लिए और क्या ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर कि जैसे आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहे हो तो आपको ये भी बताना है कि करंट ईयर का क्या फ़िगर है और प्रीवियस ईयर का क्या फ़िगर है। देखो कंपनी की जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना बेटा, उसमें आपको करंट ईयर की भी अमाउंट दिखानी होती है और आपको उसके पिछले ईयर की भी अमाउंट दिखानी होती है, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाए कि पिछले साल हमारी कंपनी की क्या पोजीशन थी और इस साल क्या पोजीशन है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से इसका फॉर्मेट बिल्कुल बना के आना है। ये इक्विटी लायबिलिटी, रिजर्व, इस करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट, उसके बाद एसेट्स, करंट नॉन करंट, उनका टोटल, इस तरह से आपको ये अच्छे से फॉर्मेट बना के आना है 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट आपका वो कहता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कंपनी की बैलेंस शीट और फर्म की बैलेंस शीट में। देखो एक तो फॉर्मेट का डिफरेंस है कि कंपनी की बैलेंस शीट जो होती है वो पार्ट 1 है शेड्यूल 3 का, और जो फर्म की बैलेंस शीट होती है उसके लिए कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ऐसे ही बनानी है। फिर है फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें आपको पिछले साल का फिगर ज़रूर से ज़रूर दिखाना होता है, और फर्म की बैलेंस शीट में आपके ऊपर कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, आपकी इच्छा करना है करो, अदरवाइज़ मत करो। फिर ऑर्डर ऑफ परमानेंस और लिक्विडिटी, आपको ये दिखाना है कि आपकी जो कंपनी है, अब कंपनी को बनाते ही हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे है, तो इसलिए आपको अपनी जो ये आपकी बैलेंस शीट है ये भी ऐसे ही बनानी है, इज़ प्रिपेयर्ड ऑन इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, कि आपका परमानेंटली ये आगे चल रहा है, इसीलिए आपने पिछले साल की भी दिखाई। और ये फिर आप एक तो पिछले साल की इस साल की बैलेंस शीट में अलग से कॉलम बना के फिगर दिखाते हो, एक बैलेंस शीट आप बनाते हो कि आप एक्सपेक्टेड बैलेंस शीट, आपकी अगले साल में कैसे एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, ठीक है। ये ना 2-3 तरह की बैलेंस शीट आपकी जब आप एक्चुअल कंपनी में काम करते हो आपको ये चाहिए होती हैं। फिर है बैलेंस शीट फर्म में ऐसी मे बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेसी, इट मे बी, बट ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। फिर है कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल फॉर्म में है, और जो फर्म की बैलेंस शीट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है।
ये इनका मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।